हरिओम। आज हम बात करेंगे पंचकोश विवेक यानी कि पंच कोशों के बारे में। योगिक थ्योरी के हिसाब से हमारा शरीर और हमारा जीवन इन पांचों कोशों से घिरा हुआ होता है। पंच मतलब पांच, कोश मतलब लेयर्स। पांच कोश या शीट्स हमारे शरीर के पूरे वहन के लिए जिम्मेदार होती है। ये पांच कोश होते हैं। अन्नमय शरीर हमारा फिजिकल बॉडी, प्राणमय शरीर हमारा प्राणिक बॉडी, थर्ड है मनोमय शरीर हमारा मेंटल बॉडी, फोर्थ इज इंटेलेक्चुअल बॉडी जिसे हम कहते हैं विज्ञानमय कोश, और लास्ट है ब्लिस बॉडी जिसे हम कहते हैं आनंदमय कोश। अब हम जानेंगे कैसे ये शरीर काम करते हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश। अन्नमय कोश हमारा फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी जिसे हम देखते हैं, जो हर पर बदलता रहता है, जो कि बहुत ही स्थूल है। जो जैसे हमारा यह शरीर हड्डियां, बोन्स, रक्त आदि से ही हमारा शरीर बना रहता है। इसमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिसके हिसाब से ये शरीर काम करता है। पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा यह शरीर होता है। यह एक बल्ब जैसा है। अगर इस बल्ब में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते हैं तो वो जग नहीं सकता। इसी प्रकार हमारी इस अन्नमय शरीर के लिए प्राणों का होना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर पिक्चर में आता है प्राणमय शरीर यानी कि हमारी प्राणिक बॉडी। तो जब तक हमारे अन्नमय शरीर में प्राणों का संचार नहीं होगा तब तक यह जीवित नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा प्राणिक बॉडी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्राणिक बॉडी और अन्नमय शरीर की कोई अपनी मेमोरी या चेतना नहीं होती है। इसलिए हमें जरूरत होती है मनोमय शरीर यानी कि हमारे मेंटल बॉडी की। जो भी चीजें हम अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा परसीव करते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड उसे अपने अंदर एनालाइज करता है और हम उसके हिसाब से फिर एक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी मेमोरीज भी इस कोश के अंतर्गत आती है। ये कोश वैसे ही है जैसे एक बल्ब जगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी प्राणों की तो जरूरत होती है, पर एक पावर हाउस जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसकी भी बहुत जरूरत होती है। तो मनोमय शरीर यहाँ पर पावर हाउस का काम करता है। अभी हम जाते हैं चौथे शरीर की तरफ जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्ट बॉडी। हमारे इंटेलेक्ट बॉडी का काम होता है कि हमें सही और गलत कार्य में बताना, क्योंकि मनोमय शरीर में जो भी थॉट्स और विचार हमारे मन में आते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं, किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। तो हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में या हमारे वर्क प्लेस में, हमारे जीवन शैली में जो भी क्या सही है और क्या गलत चीजें हैं वो हमारा विज्ञानमय शरीर यानी कि इंटेलेक्ट बॉडी हमें बताता है। और अंत में आता है हमारा आनंदमय शरीर जिसे हम कहते हैं ब्लिस बॉडी। ब्लिस बॉडी जहाँ पर सभी तरह से सभी तीनों गुण सम अवस्था में होते हैं। ये होती है प्योर ब्लिस अवस्था जहाँ पर हम परम आनंद का अनुभव करते हैं। ये पांचों जो शीट्स हैं वो हमारी आत्मा को कवर करके रखते हैं, जिसे हम इल्यूजन या माया भी कहते हैं, जिसे हम आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं। इस तरह से ये सभी लेयर्स का वर्णन हमारे उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है, जहां पर भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिससे हमारा जन्म होता है, जिससे हमारा वहन होता है और जिसमें ही हम अंत में समाहित हो जाते हैं। तो वरुण को सच्चाई का पता होता है, लेकिन वो भृगु को कहते हैं कि आप जाकर तपस्या करो और इस सत्य की खोज करो। तो वरुण की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से इसका वर्णन, तो पंचकोशों का वर्णन सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आनंदवल्ली और थर्ड चैप्टर जिसका नाम है भृगुवल्ली, इसके अंदर पंचकोशों का वर्णन किया गया है। अभी हम एक एक कोश यानी एक एक शीट के बारे में डिटेल से जानेंगे, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और उनका क्या कार्य रहता है हमारे शरीर में, ये सब हम अच्छे से जानेंगे। तो अन्नमय शरीर यानी अन्नमय कोश जो हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है। हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर बोन्स, रक्त, मांस, मसल्स, काफी सारी चीजें होती है, ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी सिस्टम्स होते हैं, जो कि पंच महाभूतों से बनी हुई होती है। और इसे हम अन्नकारी अरेंजमेंट कहें तो भी हम कह सकते हैं। भृगु जब वरुण के आज्ञा के बाद में तपस्या करके आए तो उन्होंने पाया कि अन्न ही सर्वोपरि है, अन्न से ही हमारा जन्म होता है, इसी से हमारा पालन और इसी के अंदर हम अंत में समाहित हो जाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 7 धातुएं हमारे शरीर में हैं जो हमारे शरीर का वहन करती हैं।
जिसे सबसे पहली धातु है रस, जो है प्लाज्मा, रक्त यानी कि ब्लड, मांस मतलब मसल्स, मेद मतलब फैट, अस्थि बोन्स, फिर आता है हमारा बोन मैरो यानी कि मज्जा, और शुक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। तो हम जब अन्न का सेवन करते हैं तो उससे प्लाज्मा यानी कि रक्त रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से हमारे मसल्स, उससे फैट, और फिर उसके बाद में बोन्स और बोन मैरो, उसके बाद में बनता है रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। तो जब स्त्री और पुरुष के रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स का मिलन होता है तो बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है फीटस, और उससे फिर हमारा जन्म होता है। तो हमने जाना कि कैसे अन्न के सार भाग से यानी कि अन्न के न्यूट्रिशन भाग से हमारा जन्म होता है, और इसी तरह से हमारा पुनर्निर्माण भी होता है। जब एक जाइगोट बनता है तो उसमें सबसे पहले बनता है बोन मैरो, बोन मैरो से हम जाते हैं, फिर हमारी बनती है अस्थियां, अस्थियों के बाद में बनता है मेद यानी कि फैट, मसल्स, और फिर उसके बाद में बनता है ब्लड, और फिर बनता है हमारे शरीर में प्लाज्मा यानी कि रस भाग। इस तरह से पंच महाभूतों से बने हुए अन्न से हमारा शरीर बनता है, उसी से हमारा वहन होता है, और मृत्यु के बाद हमारा शरीर उसी धरती के अंदर ही समाहित हो जाता है। इस तरह से हमने जाना कि कैसे पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारा अन्नमय शरीर तमस प्रधान होता है, जो कि जागृत अवस्था में रहता है, और इसके अंदर सतत निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, इस तरह से ये लगातार बदलता रहता है। हम अन्नमय कोश अन्नमय कोश हमारे सभी बाकी के कोशों का आधार होता है। अन्नमय कोश को हम स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि आसन, शुद्धि क्रियाएं, जिम, रनिंग, काफी सारी चीजें हम अन्नमय शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए करते हैं। अगर ये लेकिन अन्नमय शरीर की, जैसे आपने जाना कि इसकी कोई चेतना या मेमोरी नहीं होती है, तो इसकी वजह से ये एक ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार हमारा अन्नमय शरीर होता है, वो प्राणों के बगैर किसी तरह से काम का नहीं होता है। इसलिए प्राण शक्ति इसके अंदर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालांकि हमारे सभी 7 सिस्टम्स, हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स हमारे अंदर हैं, लेकिन जब तक हमारे शरीर में प्राण नहीं है तब तक अन्नमय शरीर इसी तरह से कार्य नहीं कर सकता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हमारे शरीर में प्राण है तो हम जीवित है, अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। अभी आगे हम जानेंगे हमारे प्राणमय शरीर के बारे में। भृगु जब तपस्या करके आए तो उन्होंने कहा कि अन्न ही सर्वोपरि है, लेकिन वरुण ने कहा आपको अभी पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, आप वापस तपस्या करने जाइए। तो भृगु वापस तपस्या करके आए, उन्हें यह रियलाइज हुआ कि प्राण ही सर्वोपरि है। प्राण कैसे सर्वोपरि हम जानेंगे। प्राण हमारे जीवन का आधार है, ड्राइविंग फोर्स है, ऊर्जा है, जिससे हम हमारे शरीर के सभी काम कर सकते हैं, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, जो भी कार्य है हम प्राणों के आधार से ही हम सारे कार्य कर सकते हैं। पर यहाँ पर पंच प्राण होते हैं, पंच कर्मेंद्रियां होती हैं, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि प्राण यानी कि ऑक्सीजन यानी कि ब्रीदिंग ही नहीं है, प्राण एक ऊर्जा है जो कि हमें सनलाइट, धरती से, खाने से आदि काफी सारी चीजों से हमें हमारी ऊर्जा यानी कि हमें प्राण मिलते हैं। प्राण अगर हैं तो हमारा शरीर जीवित है, प्राण अगर नहीं है तो हमारे शरीर में हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अन्नमय शरीर को सिस्टमेटिकली अरेंज करता है हमारा प्राणमय शरीर। अब हम जानेंगे कि कौन से प्राण हैं जो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी के लिए जिम्मेदार होते हैं। आयुर्वेद और योग के अनुसार पंच प्राण और पंच उप प्राण हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं। पहला प्राण है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, और उप प्राण है नाग, कुर्म, कृकुल, देवदत्त और धनंजय। अब हम पंच प्राण मुख्य प्राणों के बारे में बात करेंगे। पहला आता है प्राण। प्राण का स्थान हमारे शरीर में हमारे छाती से लेकर के हमारे मस्तिष्क तक होता है। प्राण हमारे शरीर में सभी तरह के कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारे रेस्पिरेशन, हमारे शरीर के जो भी इंद्रियां हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। प्राण की कमी से हमारे रेस्पिरेशन को नुकसान होता है, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। प्राणों को अच्छे से संचार करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। तुलसी, वसा और पिंपली का भी हम
सही मात्रा में सेवन कर सकते हैं। दूसरा प्राण है अपान प्राण। अपान प्राण का काम है एक्सक्रीशन। अपान वायु का स्थान होता है हमारी नाभि के नीचे, जिसका काम होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि जो शरीर में वेस्ट होता है उसको निष्कासित करने का, बाहर निकालने का, भले ही वो मल मूत्र के रूप में हो, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो या पसीने के रूप में हो। अगर अपान वायु के फंक्शनिंग में किसी भी तरह का गड़बड़ होता है तो हमारा डाइजेशन, हमें डाइजेशन में गड़बड़ी होती है, हमें डायरिया। बैलेंस के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो अपान वायु के रेगुलेशन के लिए हमें प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बहुत लाभकारी है। और कैस्टर ऑयल, हरित की आदि का भी हम सेवन कर सकते हैं। अभी आता है हमारा समान वायु। समान वायु का स्थान होता है हमारी नाभि के यहाँ पर, जिसका कार्य जो कि पेरीफेरी टू सेंटर इसका मूवमेंट होता है। और ये हमारे शरीर में जो भी अन्न या जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन और एसिमिलेशन का कार्य समान प्राण करते हैं। अगर समान प्राणों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं किसी भी तरह की, और भस्त्रिका, इलायची, सौंफ आदि से हम इस प्राणों का संचलन अच्छे से कर सकते हैं। अभी हम करते हैं उदान वायु की बात। उदान वायु का स्थान होता है हमारे गले से ऊपर। उद मतलब ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो हम चीज बोलते हैं उसके लिए ये उदान वायु बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसकी फंक्शनिंग में किसी तरह की गड़बड़ होती है तो हमें हार्ट पल्पिटेशन, हमारे रेस्पिरेशन पे इसका अभाव होगा, हमारे बोलने की जो ताकत है वो हम ठीक से या हकला कर बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह की काफी सारी चीजें इसके डिसफंक्शनिंग की वजह से आती है। अगर हमें उदान वायु की अच्छी फंक्शनिंग चाहिए तो हमें उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर हम करते हैं व्यान वायु की, व्यान प्राण की बात। व्यान प्राण का स्थान हमारे पूरे शरीर में होता है, जो पूरे शरीर में सभी जो बाकी के सभी प्राणों के फंक्शंस को वो आधार देती है, यानी कि उनको मदद करती है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन की स्थिति अगर इस प्राण के गड़बड़ होने की वजह से हो जाती है। धनंजय प्राण आता है जो कि हमारी मृत्यु के बाद सबसे लास्ट में निकलने वाला प्राण होता है। इस तरह से ये पंच प्राणों का जो सिस्टम है हमारे पूरे शरीर की फिजियोलॉजी के फंक्शनिंग को संभालता है। प्रश्नोपनिषद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है, प्राणस्येदं वचे सर्वं त्रिदेवे यतु प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च विदेहि न इति। इसका मतलब है प्राण ही संसार का आधार है। हम प्राणों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा वैसे ही ध्यान रखे जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्राण ही हमारे शरीर को जीवित बनाता है। अगर प्राण हमारे शरीर में कम है तो हमारे सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में गड़बड़ी हो जाती है। हमारे शरीर में काफी सारे रोग हमें घेर लेते हैं। इन प्राणों को आयाम देने के लिए हम मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास और चेस्ट ओपनिंग के जो एक्सरसाइज हैं जैसे भुजंग आसन है, धनुरासन है आदि, हम बहुत सारे आसन इसके अंदर कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे मनोमय कोश के बारे में। मनोमय कोश जो हम इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हम परसीव करते हैं उनको हमारा ब्रेन एनालाइज करता है और उसके हिसाब से हम एक्शन करते हैं। ये कोश के अंदर हमारे बहुत सारे इमोशंस, जिसके अंदर हम भले वो ईगो है, लव है, हेट है, लाइक्स डिसलाइक्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे थॉट्स इस कोश के अंदर आते हैं। मनोमय कोश के जैसे कि क्योंकि प्राणमय कोश और अन्नमय कोश की अपनी चेतना या किसी तरह की मेमोरी नहीं होती है। मान लीजिए अगर कोई इंसान बेहोश हो जाता है और अगर हम उसकी इंसल्ट करते हैं तो उसको इस चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी चीजें हालांकि उसका बॉडी सिस्टम वहां पे है, अन्नमय कोश, पूरे सभी ऑर्गन्स वहां पे हैं, प्राण भी वहां पे हैं, लेकिन क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को वो अपने ब्रेन में एनालाइज नहीं कर पाता है तो उस इंसल्ट या उस प्रशंसा का उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मनोमय कोश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर बहुत सारी भावनाएं और बहुत सारे विचार, इमोशंस आते हैं। मनोमय कोश को क्रियाशील यानी कि उसको फंक्शनिंग के 6 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है भावना यानी कि इमोशंस, संवेदना यानी कि परसेप्शन, विचार थॉट्स, स्मृति यानी कि मेमोरी, विकल्प यानी कि ऑप्शन और विपर्य यानी कि रॉन्ग नॉलेज। एक एक करके हम सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। इमोशंस,
यानी कि भावना। इमोशंस हमारे शरीर में बहुत तरह के आते हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, किस लव, हेट, ईगो, इस तरह से बहुत सारे हमारे शरीर में इमोशंस आते हैं, जिसमें सही और गलत की कुछ भी चीज नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ इमोशंस बार बार में सोचने की वजह से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमें सही और गलत का निर्णय लेने की हम उसमें क्षमता नहीं रख पाते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड, संवेदना यानी कि परसेप्शन। क्या आपको लगता है कि क्या हम कान से सुनते हैं या आंखों से देखते हैं? नहीं ना, हम जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन एनालाइज नहीं करता है तब तक हमारा कान या आंख या किसी भी सेंस ऑर्गन किसी भी तरह का फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रही है, अगर किसी स्टूडेंट का ध्यान टीचर के पढ़ाने पर नहीं है तो जो टीचर क्या बोल रही है या बोर्ड पे क्या लिख रही है, न तो उसे कुछ सुनाई देगा न उसे कुछ दिखाई देगा। इस तरह से सेंस परसेप्शंस जो हैं वो सभी फंक्शन तभी करते हैं जब उसे ब्रेन एनालाइज करता है। तीसरा फैक्टर है विचार यानी कि थॉट्स। मनुष्य के मस्तिष्क में 60,000 से भी ज्यादा विचार दिन के अंदर आते हैं, यानी कि लोड्स मतलब हजारों हजारों थॉट्स एक दिन के अंदर आना, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और इसके अंदर से 90% जो थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, जो बार बार में लूपिंग जैसे काम करते रहते हैं, एक के ऊपर वो थॉट्स डेवलप होते रहते हैं। योग वशिष्ठ के अंदर वशिष्ठ मुनि ने श्री राम से कहा था कि हे राम, हम रेत के कण बहुत इजीली गिन सकते हैं, लेकिन मन के थॉट्स, मन के विचारों को गिनना बहुत मुश्किल होता है। चौथी चीज आती है स्मृति यानी कि मेमोरी। हमारा पूरा जीवन ज्यादा करके मेमोरी के ऊपर ही डिपेंड होता है। हमने बचपन से लेकर क्या सीखा, क्या देखा, क्या पढ़ा, उसके ऊपर से हमारी मेरी स्मृतियां बनती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी रोड पे एक अच्छी गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं या कोई बहुत बड़ा घर देख रहे हैं, तो हमें उसको चीज को पाने की इच्छा हो जाती है, भले ही हम उसको अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए, और हम कंटिन्यूअसली उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। और इस चीज की वजह पर सोचने की वजह से एक लूपिंग ऑफ थॉट्स डेवलप होती है, और एक समय के बाद में वो विचार हमारे शरीर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है जिसकी वजह से हमारे सही और गलत सोचने की क्षमता इफेक्ट होती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अभी आता है विकल्प। विकल्प यानी कि ऑप्शंस। जैसे कि मान लीजिए हमने सोचा कि हमें जाना है बॉम्बे। अगर बॉम्बे जाना है तो उसके ऊपर हमारे अंदर काफी सारे विकल्प जन्म लेंगे कि हमें कौन सी ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, रोड से जाना है, किस समय पर जाना है, कभी ट्रैफिक लगेगा। इस तरह से काफी सारे विकल्प यानी कि एंटिसिपेशन हमारे माइंड में डेवलप होते हैं। अभी लास्ट आता है विपर्यय। विपर्यय यानी कि रॉन्ग नॉलेज। बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में, जैसे कि हम इम्प्योर, हमने बहुत सारी चीजों की अवधारणा बनाई है, जैसे कि इम्प्योर चीजों को हम प्योर मानते हैं। हमारा ये जीवन क्षणिक है लेकिन हम इसको परमानेंट मानते हैं, और इसके हिसाब से हमारा मनोमय कोश काम करता है। विचारों में यहाँ पर आप देखिए, चेतना तो है लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड चेतना है, किसी भी तरह का क्लियर थॉट है यहाँ पे हमारा डेवलप नहीं होता है। हर एक विचार के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, नाद होता है, जिसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं। जो भी विचार हम कहते हैं या जो भी हम बात बोलते हैं या कोई हमें दूसरा कोई बात बोल रहा है, तो हर एक चीज के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे जो थॉट्स डेवलप होते हैं, जैसे अगर हमारे मन में किसी की अगर क्रोध की भावना होती है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, प्यार की अगर भावना आई तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हमारा माइंड शांत होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हालांकि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के अंदर भी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करने से मंत्र उच्चारण से एक रेजोनेंस क्रिएट होती है। जब जो रेजोनेंस जब आपकी शरीर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तो एक एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है, वो डेवलप हो जाता है और हमें एक असीम शांति की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो नाद यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलती है। अभी हम देखेंगे कि भृगु जब तपस्या करके आए तो वरुण ने कहा, उन्होंने कहा कि मनोमय कोश है, मन पर ही हमारा पूरा जीवन निर्धारित होता है। यहाँ पर एक चीज देखिए आप कि यहाँ पर चेतना तो है लेकिन इसके अंदर अनडिफाइंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस,
एंजाइटी, डिप्रेशन आदि काफी सारी बीमारियां डेवलप होती हैं। इसके ठीक रखने के लिए हमें बहुत सारे योग, आसन, प्राणायाम का हम अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल यानी कि हार्मोन रिलीज होता है जो हमें एक शांति प्रदान करता है, और इसलिए हमें आसनों का अभ्यास करना जरूरी होता है। अभी हम जानेंगे विज्ञानमय कोश के बारे में। विचारों में ऐसे तो चेतना होती है, परंतु उनका वो पूर्ण विचार नहीं कहलाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि समुद्र की लहरें बनी तो होती है पानी से, लेकिन वो हम पूर्ण समुद्र उसे नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार विचार हमारे मन में तो आते हैं, लेकिन हम उसे कॉन्शियसनेस नहीं कह सकते हैं। विज्ञानमय कोश जो कि जिसके अंदर होती है बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां, इंटेलेक्ट शीट हम इसको कहते हैं, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर है, सही और गलत समझने की जो शक्ति है, उसे हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। ये डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है जो कि हमारे मनोमय कोश के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको सही तरीके से अरेंज करती है और मनुष्य को सही ज्ञान करवाती है। भले ही वो हमारी जीवन शैली के बारे में हो, हमारे रिलेशंस के बारे में हो, हमारे वर्क प्लेस के बारे में हो, सही और गलत का ज्ञान हमें विज्ञानमय कोश यानी कि हमारी इमोशनल शीट करवाती है। रियलाइज किया कि विज्ञानमय कोश ही सर्वोपरि है। यहाँ पर ये हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना है, क्या करें और क्या न करें, जो डुअलिटी इंसान के मन में हमेशा आती रहती है, वो डुअलिटीज को क्लियर करता है विज्ञानमय कोश। यह हमारी संकल्प शक्ति होती है। मान लीजिए हमने सोचा कि हमें वजन कम करना है या हमें अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो ये हमारा संकल्प करने की शक्ति है जो हमें डिटर्मिनेशन प्रदान करती है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। हालांकि मन गड़बड़ है तो बुद्धि भी गड़बड़ हो सकती है। विज्ञानमय कोश अगर को ठीक करने के लिए हमें ध्यान, ज्ञान, सत्संग और काउंसलिंग का हम सहारा ले सकते हैं। योग अभ्यास का इसके अंदर योग अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लिस बॉडी, आनंदमय शरीर, हमारा अंतिम कोश जिसे हम कहते हैं कारण शरीर, कॉजल बॉडी। सुषुप्ति अवस्था में ये शरीर होता है। इसमें सत्व गुण रहता है, प्रधान रहता है। ये हमारे सभी चीजों का मेन कारण, मूल स्थान है। हमारे ईगो, थॉट्स, इमोशंस, लॉजिक्स और हमारा इंटेलेक्ट भी यहाँ पर नलीफाई हो जाता है, क्योंकि एक पूर्ण शांति, असीम शांति की अवस्था होती है, सच्चिदानंद स्थिति होती है। आनंदो भ्रमेति व्याजानात, ये भृगु ने कहा जब उन्हें रियलाइज हुआ कि आनंदमय कोश ही सर्वोपरि है, और ये जब तपस्या के बाद में जब उन्हें रियलाइज हुआ तो वो वापस वरुण के पास गए नहीं, यानी कि वो अनंत समाधि में स्थित हो गए। ये सभी कोशों का स्तोत्र है, यह अल्टीमेट है, आनंद की स्थिति इसको हम कहते हैं। लेकिन ये हम इसे ट्रू नेचर भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं तो एक स्माइल के साथ मिलते हैं। ये स्माइल हमारे अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग है, जो हमें कोई भी यह नहीं पूछेगा कि आपने उसको देखकर स्माइल क्यों किया, क्योंकि वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भौतिक कारणों की वजह से हम ये मूल स्वभाव को हम भूलते जा रहे हैं, और हम अपने ही पास में जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसके अंदर खुशियों को ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खुशी जो है वो हमारे अंदर ही निहित होती है। इस तरह से हम पांचों कोशों के बारे में आज हमने जानकारी ली, और हमें पता चला कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। जो हम भौतिक पदार्थों में ढूंढते रहते हैं, वो एक्चुअल में असली खुशी हमारे अंदर होती है। आशा करती हूँ कि पंचकोश शरीर के बारे में ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद। हरिओम।